एक मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है। अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, इसमें क्या सिस्टम है ना, इसमें चौथी, पांचवी और छठी सेगमेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उसमें टेस्टिस रहता है। मतलब टेस्टिस का लोकेशन क्या रहेगा? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। दो टेस्टिस होंगी, ठीक है। और टेस्टिस में ये छोटे 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 जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस तरीके के छोटे 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 स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और इन लोब्यूल्स को मिला के टेस्टिस बनती है। अब ये छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और ये पूरा का पूरा एक टेस्टिकुलर लोब है। ऐसे तीन लोब होते हैं इन टोटल, सेगमेंट नंबर 4 में, सेगमेंट नंबर 5 में, सेगमेंट नंबर 6 में। तो 4, 5 और 6 में तीन टेस्टिकुलर लोब्स हैं। उन लोब्स में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इतनी बात क्लियर? यस या नो? बेटा इतनी बात क्लियर है? इसमें टेस्टिस दो हैं। हाँ, टेस्टिस दो हैं। एक टेस्टिस ये राइट वाली, एक लेफ्ट वाली। यस सर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर सबको? तो सर मैं इसमें पूछ रहा था, टेस्टिस दो है और टेस्टिकुलर लॉब्स तीन है। यस, जैसे कि मैं बताता हूँ बेटा, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तीसरा लोब ये, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तीसरा लोब ये। क्लियर? ओके सर। ओके। तो तीन लोब्स हैं, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स हैं सर और टेस्ट दो हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक। अब क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक प्लेन कागज ले लेता हूँ, प्लेन पेज लेता हूँ। अब देखो, अब मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये टेस्टिस हो गई, ये टेस्टिस हो गई, ये टेस्टिस हो गई। अब टेस्टिस से ये दो ट्यूब आती हैं जिनको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं, और ये ट्यूब आके खुल जाती हैं, जाके जॉइंट होती हैं और खुल जाती हैं, ट्यूब बना लेती हैं, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो बेटा ये हो गई आपकी टेस्टिस, ये हो गया वासा डिफरेंस, और ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। अब ध्यान से समझना, अब इस इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर बेटा एक ग्लैंड रहता है। अब वो ग्लैंड इस तरीके से रह रहा है कि वो छुप गया है। कौन कौन छुप गया? पीछे, पीछे छुप गया, इजैकुलेटर छुप गया। तो ऊपर ऊपर एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड को मैं मशरूम ग्लैंड बोलता हूं। तो ये ग्लैंड क्या होता है बेटा? मशरूम ग्लैंड हो गया। क्लियर? अब इस मशरूम ग्लैंड की अगर हम बात करें बेटा, तो ये मशरूम ग्लैंड में ना लोब्स हैं। मतलब कि इसमें बाहर की तरफ बड़े बड़े लोब्स हैं जिन्हें हम लार्ज ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और बेटा अंदर की तरफ इसमें छोटे 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 ट्यूब्यूल्स हैं। तो अंदर की तरफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, और बेटा बाहर की तरफ इसमें लार्ज ट्यूब्यूल्स हैं, और ये मशरूम ग्लैंड है। तो मैं वापस तुमको स्ट्रक्चर बता देता हूं क्या चल रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। टेस्टिस है, टेस्टिस में वासा डिफरेंस है, निकल रहे ट्यूब, उसका ये इजैकुलेटरी डक्ट है, और इजैकुलेट डक्ट के ऊपर की तरफ बड़ा सा, जैसे बताया मैंने, मशरूम ग्लैंड है जिसमें लार्ज ट्यूब्यूल्स एंड ऑफ कोर्स द स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अलावा और ध्यान देने की बात क्या है, इसके अलावा ऊपर की तरफ तो ये हो गया मशरूम ग्लैंड। अब पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ एक और ग्लैंड है, ठीक है, उसको भी बना देते हैं। पीछे की तरफ एक और ग्लैंड, उसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। वो कैसे है, ध्यान से देखना। ये लाल रंग का फैलिक ग्लैंड हो गया, इसकी भी एक अपनी डक्ट है, इसको बोलते हैं फैलिक डक्ट। कौन सी डक्ट? फैलिक डक्ट। ये कौन सा ग्लैंड है? फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड है, उसकी फैलिक डक्ट है।
अच्छा, ये फैलिक ग्लैंड और फैलिक डक्ट कहाँ पर है? अब लोकेशन देखो, मैं फिर से बनाता हूँ। मैंने बनाया टेस्टिस, मैंने बनाया वासा डिफरेंस, मैंने बनाया इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, मैंने बनाया मशरूम ग्लैंड ऊपर की तरफ, और बैकग्राउंड में मैं वापस बनाता हूँ इसको एक बार क्लियर से। मैंने बनाया टेस्टिस, मैंने बनाया वासा डिफरेंस, मैंने बनाया ये ट्यूब इजैकुलेटरी डक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने ऊपर बनाया मशरूम ग्लैंड, और मशरूम ग्लैंड बनाया, और फिर मैंने बना दिया फैलिक ग्लैंड पीछे की तरफ। तो पीछे फैलिक ग्लैंड, उसकी भी एक डक्ट जा रही है ये साथ में, ठीक है। तो डायग्राम बेटा कैसा हो गया? बहुत ही सिंपल। टेस्टिस, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, फैलिक डक्ट, ठीक है ना? क्लियर पॉइंट? तो ये सारी क्या हो गई? लेबलिंग तो हो गई। टेस्टिस दिख रहा है आपको? टेस्टिस एक, टेस्टिस का वासा डिफरेंस दो, इजैकुलेटरी डक्ट तीन, ऊपर मशरूम ग्लैंड चार, पीछे की तरफ फैलिक ग्लैंड पांच, फैलिक डक्ट छह। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब सर होता क्या है? फैलिक सर हाँ जी, सर ये फैलिक ग्लैंड करते क्या है? हाँ, फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड दोनों की बात बताता हूँ। अब दोबारा समझना। अब आप और एक और कॉन्सेप्ट समझो। अब होता ये है कि टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे, ठीक? तो ये जो स्पर्म, मान लीजिए टेस्टिस ने बनाए स्पर्म्स, समझते जाना। टेस्टिस से स्पर्म बनाए, स्पर्म स्पर्म स्पर्म, ये स्पर्म बनाए, ठीक। अब क्या होता है कि जो ये है, जो स्मॉल टिब्यूल्स हैं ऑफ द मशरूम ग्लैंड, वो इन स्पर्म के ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं और इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम अ, बोलते हैं कि स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्म का पैकेट बन गया, इसको बोला स्पर्मेटोफोर, स्पर्म का गुच्छा, ठीक। अब कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने दिया, भाई कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड पहले लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने दिया, तो स्पर्म को न्यूट्रिटिव फ्लूइड मिल गया बहुत सारा, और साथ में कवरिंग बना दी स्मॉल ट्यूब्यूल्स ने। तो स्मॉल ट्यूब्यूल ने कवरिंग बनाई, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने न्यूट्रिटिव फ्लूइड दे दिया, ठीक। क्लियर? अब क्या होता है फाइनली, मतलब मशरूम ग्लैंड ने कवरिंग बना दी। अब क्या हुआ? अब जैसे ही स्पर्म्स पास कर रहे थे, ठीक है ना, भाई स्पर्म किस में जाएंगे? इजैकुलेटरी डक्ट से जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से जा रहे थे, तब इनके ऊपर एक और कवरिंग बन गई, कवरिंग नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब जैसे ये रिलीज हुए, जहां ये रिलीज होते हैं वहीं पर फैलिक डक्ट प्रेजेंट होता है, और फैलिक ग्लैंड की सेक्रेशन ऊपर से आ जाती है, जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग बना देता है स्पर्मेटोफोर की। तो फैलिक ग्लैंड एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है, मशरूम ग्लैंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड दे रहा है, ठीक है। ये फंक्शंस हैं फैलिक ग्लैंड के और मशरूम ग्लैंड के। क्लियर है पॉइंट? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। यस हाँ, सर, मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो, फिर से अलग तरीके से समझो। मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। हमने क्या बताया था? डायग्राम कुछ ऐसा है कि भाई टेस्टिस है, छोटा समझो डायग्राम। टेस्टिस का वासा डिफरेंस है, फ्यूज होके इजैकुलेटरी डक्ट ये खुल गया, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर एक और डक्ट आ रहा है, ठीक है, यहां पर कहीं पे, दैट इज द फैलिक डक्ट। ये फैलिक ग्लैंड का है, फैलिक ग्लैंड का डक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर यहां पर एक और मशरूम ग्लैंड भी है इस तरीके से, तो ये हो गया मशरूम ग्लैंड, तो ये मशरूम ग्लैंड हो गया, ठीक। अब क्या होगा बेटा कि स्पर्म आए, पहले मैं स्पर्म बनाता हूं, ध्यान समझा। स्पर्म टेस्टिस में बने, टेस्टिस में बनके वासा डिफरेंस स्पर्म आए 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 और यहां पर आ गए, ठीक है। तो कौन आ गए बेटा? स्पर्म आ गए, बहुत ही बढ़िया। तो ये मैंने यहाँ पर स्पर्म बना दिए, ये स्पर्म आ गए, 2 बना देता हूँ, ठीक है ना। अब इस स्पर्म को
के ऊपर ये जो मशरूम ग्लैंड है इसने सेक्रीशन रिलीज करी, न्यूट्रिटिव सेक्रीशन रिलीज करी, इसको थोड़ा न्यूट्रिशन दिया कि जिंदा रहे, न्यूट्रिशन मिल गया। ठीक है, ये येलो न्यूट्रिशन समझ लो। न्यूट्रिशन देने के बाद मशरूम ग्लैंड ने इसके ऊपर एक कवरिंग बना दी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी इस तरीके से, ये इसके ऊपर कवरिंग बन गई। अब ये बन गया स्पर्म का पैकेट, द स्पर्मेटोफोर। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोफोर है ये बना और नीचे आने लगा। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है जो ब्लैक से बना रखा है, फिर इसने इसके ऊपर एक और कवरिंग बना दी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई। क्लियर? अब जब स्पर्म का ये पैकेट नीचे रिलीज हुआ, मैं इसको बना देता हूं येलो कलर से, ये नीचे रिलीज हुआ जब लोअर रीजन पे, तब इजैकुलेटरी डक्ट ने अपनी सेक्रीशन रिलीज करी इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर एक आखिरी कवरिंग बना दी। एंड ऑफ कोर्स कुछ और न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कुछ और न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चल रहा है और फाइनली ये स्पर्म का पैकेट बॉडी से कहाँ रिलीज हो गया, आउटसाइड रिलीज हो गया, या फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो गया, रिलीज हो गया। कोई डाउट? सर अब समझ में आया? सर हाँ जी। सर इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो बार बार मतलब 2 बार उसने सिक्रीशन करी है ना? एक ही बार तो करिए, 2 बार क्या करिए? सर एक बार उसने कवरिंग बनाई 2 थी। बार कौन से करिए? हाँ सर फिर आपने बाद में भी एक और फिर? कवरिंग बताई थी उसकी। वो फैलिक डक्ट की बता रहा हूँ। ओके सर। आखिरी वाली कवरिंग फैलिक डक्ट की है, बीच वाली कवरिंग इजैकुलेटरी डक्ट की है, और सबसे अंदर वाली कवरिंग इसकी है, क्या कहते हैं इसको, मशरूम ग्लैंड की। जरा सी बात है, कहाँ है 2 सेक्रीशंस? और भी डाउट किसी का? किसी और को कोई और डाउट है? यस या नो? नो सर। नो सर। अब यही जो चीज़ है, ये जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, अब इसी को यहाँ डायग्राम में देख लो। अब डायग्राम में इतना क्लियर अच्छे से समझ में नहीं आता कि कहाँ पर क्या लोकेशन है, इसलिए मैंने डायग्राम बना के बताए हैं। अब ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस का भी ये ट्यूब जा रही है, ये वहाँ से डिफरेंस हो गया। ठीक, फिर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये इजैकुलेटरी डक्ट है उसका पार्ट बन रहा है। ठीक, ऊपर फैलिक ग्लैंड जगह से दिख रहा है, वो पूरे पीछे की तरफ है, मैंने जैसे डायग्राम में आपको अलग से इसलिए बना के बताया। ठीक है, ऊपर मशरूम ग्लैंड आ गया इसलिए छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर मशरूम ग्लैंड है, पीछे फैलिक ग्लैंड है, ये वाली फैलिक ग्लैंड की डक्ट हो गई, और ये वाली पतली वाली ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जब बाहर चीजें जाती हैं तो उसको सामना करना पड़ता है फैलिक डक्ट का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये इसमें कुछ गड़बड़ बना हुआ है, ये डायग्राम कुछ गड़बड़ है। रुको, एक मिनट रुको, ये डायग्राम कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस डायग्राम में लेबलिंग गलत है, एक मिनट रुको। इसमें ये इजैकुलेटरी डक्ट नहीं है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, और उसके उस साइड में ऊपर वाली ये फैलिक डक्ट है। ये एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना, एनसीईआरटी में सही होगा, ये वाला डायग्राम गलत है, ये चेक कर लेना। जो मैंने बताया, जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली इजैकुलेटरी डक्ट है, जो मैं बता रहा हूँ गलत है।
नहीं नहीं, जो आप अभी बता रहे हो वो सही है, जो मार्क्ड है वो गलत है। हाँ, जो मार्क्ड है वो गलत है। जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में वैसे दे रखा होगा, जहाँ तक मुझे याद है। ये वाला जो है इजैकुलेटरी डक्ट है। मैं तुम्हें रीजन भी बताता हूँ क्यों। मैं बाद में रीजन बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों एकदम से पकड़ लिया है इस बात को, उसका भी रीजन बताऊंगा। मेरे को लेफ्ट राइट से याद नहीं है, किस चीज से याद है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो राइट वाला इजैकुलेटरी डक्ट है और लेफ्ट वाला जो है बेटा वो फैलिक डक्ट है। ठीक है ना। और ये मशरूम ग्लैंड है। हम यहाँ मशरूम ग्लैंड वर्ड यूज नहीं किया हुआ, स्मॉल टिब्यूल्स लार्ज टिब्यूल्स वर्ड यूज किया हुआ है। एनसीईआरटी में देख लेना मशरूम ग्लैंड, शायद टेक्स्ट में दे रखा है। ठीक है। अच्छा, फिर फैलिक ग्लैंड है। ठीक, और ये फैलिक ग्लैंड हो गया। ठीक है। और अब ध्यान से समझना। अब कॉकरोच के पास ना पीनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, बस पीनिस के नाम पे। ठीक है ना। एक्चुअली पीनिस के लिए वर्ड यूज होता है फैलस। फैलस का मतलब होता है लाइक पीनिस, क्लियर पॉइंट, एक्सटर्नल जेनिटली ऑफ मेल, उसको हम फैलस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या पॉइंट है ना, फैलोमोर्स, जैसे कि 3 फैलोमोर्स हैं, 3 काइटिनस स्ट्रक्चर हैं जो एक दिखने में एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया का कोई काम नहीं करते खास, मतलब एग्जैक्ट रूल उसका पता नहीं है क्या है पॉपुलेशन में, लेकिन प्रेजेंट होते हैं ये हम जानते हैं। तो वो 3 पीनिस लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, काइटिनस स्ट्रक्चर है। एक है राइट फैलोमोर, एक है वेंट्रल फैलोमोर और एक है लेफ्ट फैलोमोर। मैं सारा मिटा देता हूं। एक है राइट फैलोमोर, ठीक है, एक है लेफ्ट फैलोमोर और एक है वेंट्रल फैलोमोर। और लेफ्ट फैलोमोर के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये देखो, अब देखो एक हिस्सा ये, इस हिस्से में बताया आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे इस हिस्से को तो बेटा ये जो आपका ये है ना फैलिक डक्ट, जिसको इन्होंने इजैकुलेटरी डक्ट मार्क किया हुआ है, गलत मार्क किया हुआ है। जो फैलिक डक्ट है वो खुलता है लेफ्ट फैलोमोर के पास। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये वाला डक्ट खुल रहा था लेफ्ट फैलोमोर के पास। इसका मतलब ये जो डक्ट हुआ ये लेफ्ट फैलोमोर पे खुल रहा है, उसके पास खुल रहा है, इसलिए ये कौन सा डक्ट हुआ, फैलिक डक्ट। तो फैलिक डक्ट याद रखना लेफ्ट फैलोमोर के पास खुलता है। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये वेंट्रल फैलोमोर के पास खुलता है। वेंट्रल फैलोमोर कौन सा है, ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, ये वेंट्रल फैलोमोर है। और राइट फैलोमोर कौन सा है, राइट फैलोमोर मैं आपको ब्लू से लेबल करता हूं, ये राइट फैलोमोर है, ये वाला ग्रे से, जो ग्रे से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। तो 3 तरीके के फैलोमोर्स हैं, वेंट्रल, राइट और लेफ्ट। वेंट्रल के 2 पार्ट्स हैं, एक ये और एक कोने में लगा हुआ ये ग्रे पार्ट। जो ऑरेंज ऑरेंज नीचे नजर आ रहा है वो वेंट्रल फैलोमोर, जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट खुल रहा है। और लेफ्ट फैलोमोर के 3 हिस्से, एक टिटिलेटर, ठीक है, एक सूडोपेनिस, ठीक है, और एक ये जहां पर खुल रहा है फैलिक डक्ट। तो इसके 3 हिस्से होते हैं लेफ्ट फैलोमोर के। क्लियर पॉइंट। इसके एक हिस्से में फैलिक डक्ट खुलता है। अब ज्यादा बेटर समझने के मेरे पास एक और डायग्राम है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी जैसा डायग्राम है, आपको तब बेटर समझ में आएगा अगर एक और डायग्राम था मेरे पास। हाँ, ये वाला देखो। अब इस वाले डायग्राम में आपको क्लियर नजर आएगा कि देखो ये हो गए राइट फैलोमोर्स जो साइड में है, और ये जो वेंट्रल फैलोमोर है इसके पास ये इजैकुलेटरी डक्ट खुल रहा है, और इसके साथ वाला फैलिक डक्ट खुल रहा है लेफ्ट फैलोमोर के पास, के एक टुकड़े के पास। और फिर इसमें एक और पार्ट है द सूडोपेनिस और एक टिटिलेटर। अब इनके एग्जैक्ट फंक्शन हमको क्लियर नहीं है क्या कर रहे हैं, तो बस आपको याद क्या रखना है कि कॉकरोच के पास 3 फैलोमोर्स होते हैं, 3 काइटिनस फैलोमोर्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब एक बात और ध्यान समझो, इम्पोर्टेंट है। सर ये ये फैलोमर्स पूरी तरह से सारी एक्सटर्नली चीजें ना, होते हैं। अब आप कॉकरोच का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, कॉकरोच को देखोगे ध्यान से, हाँ ये बेटा एक्सटर्नली होते हैं। अच्छा, अब आप कॉकरोच की बॉडी पर देखोगे, कॉकरोच की बॉडी, तो कॉकरोच की बॉडी में ना फाइनली एक ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग होगी जिसको हम मेल गॉनोपोर बोलते हैं या मेल जेनेटल चैम्बर बोलते हैं। वो
उस ओपनिंग में ये सब चीजें आती हैं, फैलिक डक्ट की ओपनिंग, एजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग, फैलोमोर्स, ये सब। तो ये जो फाइनल ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं मेल जेनिटल पाउच। और कोई अगर पूछता है कि मेल जेनिटल पाउच कौन कौन से सेगमेंट बना रही हैं और उसमें है क्या क्या, तो आप बोलोगे कि उसमें सर एनस है, एनस डॉर्सल साइड में है, उसमें मेल गोनोपोर है, मेल गोनोपोर मतलब जहां से स्पर्म बाहर आ रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट और फैलिक डक्ट की अल्टीमेट ओपनिंग, ठीक है ना, वो वेंट्रल साइड में है, प्लस फैलोमोर्स हैं। ये फैलोमोर और मेल की ओपनिंग और एनस मिला के मेल जेनिटल पाउच बनाता है। और ये जो मेल जेनिटल पाउच है, ये पाउच कौन कौन से सेगमेंट में होगा वो ध्यान रखना, 8th and 9th and 9th, सॉरी 9th and 10th and 9th, 9th 10th तर्जा और 9th स्टर्ना, ये मिला के बनाते हैं द मेल जेनिटल पाउच। तो कोई पूछता है, मैं आपको अब सारे एमसीक्यू का आंसर देता हूँ। अब मेरे क्वेश्चन सुनना, आपसे किसी ने पूछा कि टेस्टिस की लोकेशन बताओ, तो आप बोलोगे 4, 5, 6, 4th, 5th, 6th। किसी ने पूछा कि टेस्टिस में लोब्स कितने होते हैं, आप बोलोगे 3, एक टेस्टिस में 3। किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ कि मशरूम ग्लैंड में कितने टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो आप बोलोगे 2, स्मॉल एंड लार्ज। किसी ने आपसे पूछा कि कॉकरोच के पास फैलोमोर्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप के। कोई बोलेगा आप किससे बने होते हैं, तो आप बोलोगे काइटिनस होते हैं। कोई आपसे बोलेगा कि कॉकरोच रिलीज क्या करता है, स्पर्म या स्पर्मेटोफोर, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोफोर, स्पर्म के पैकेट्स। कोई पूछेगा कि मेल जेनिटल पाउच कौन कौन से सेगमेंट्स बनाती हैं, तो आप बोलोगे 9th 10th तर्जा एंड 9th स्टर्ना, क्योंकि स्टर्ना में 10 तो होता ही नहीं है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि जो मेल कॉकरोच है उसको बाहर से देख के कैसे बताओगे कि वो मेल कॉकरोच है, तो आप उसे बोलोगे कि बाहर से देखने में उसके पास कॉर्डल स्टाइल नजर आता है। मतलब ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पे एनल स्टाइल लेबल किया हुआ है, ये कॉर्डल स्टाइल है, या कॉर्डल स्टाइल एनल स्टाइल एक ही बात है। ये 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर मेल में होंगे, जहां पर एनल सर्काई ये मेल फीमेल दोनों के पास होता है, लेकिन ये जो पिंक से बनाया एनल स्टाइल ये सिर्फ मेल में होता है। तो इसको देख के आप मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट करोगे। आप फीमेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। खैर इसमें तो इन्होंने एनल सर्काई भी नहीं बनाए हुए, लेकिन एनल सर्काई होते हैं फीमेल के पास भी, ठीक है ना। ये एनल सर्कस होंगे, लेकिन एनल स्टाइल नहीं होगा फीमेल के पास। ये सिर्फ मेल की ही प्रॉपर्टी है। समझ गए? कोई डाउट? सर सर एनएल स्टाइल का वर्क क्या होता है? दे आर टच सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, मेल ओपनिंग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है पॉइंट? कोई और डाउट? अब एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई और डाउट किसी का? आई सपोज कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है? हाँ कि ना? यस सर। कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर से मैं ना पहले एक रफ डायग्राम बना के आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा दूंगा। यहाँ पहले आप एक्चुअल डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, ओवरी है, एक और एक 2 ओवरी है, और ओवरी शुरू हो जाती है 2nd से लेकर 6th तक।
तक, मतलब टेस्टिस 4 से 6 थी, ओवरी सेकंड से लेकर 6 तक होती हैं। फिर ओवरी जहाँ पे फ्यूज होती है बेटा, उसको हम कॉमन ओविडक्ट या सिंपली वेजाइना बोल देते हैं। ठीक है, जहाँ ओविडक्ट, जैसे ये वाला हिस्सा वेजाइना हो गया और ये वाला हिस्सा ओविडक्ट हो गया। ठीक, और सुनो, फिर एक स्पर्माथिका भी होता है इसके पास। स्पर्माथिका स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। फिर एक जेनेटल चैम्बर है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जेनेटल एट्रियम एंड जेनेटल वेस्टिबुलम। फिर इसके पास ही फैलोमोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओविपोजिटर बोलते हैं। तो ओविपोजिटर इज अ फैलोमोर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, क्लियर। अब इस डायग्राम को समझने के लिए मैं आपको एक खुद डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझना मेरी बात। आप ध्यान से समझना। पहले तो ओवरी का स्ट्रक्चर समझ लो। ये मान लो एक ओवरी है और इसका ओविडक्ट है, और ये दूसरी ओवरी है और एक दूसरी ओवरी का ओविडक्ट है। ठीक, अच्छा, हर एक ओवरी के अंदर ना बेटा, ये समझने वाली चीज़ है, समझना ध्यान से। हर एक ओवरी के अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ओवरियोल्स होते हैं। मतलब जैसे टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, वैसे ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओवरियोल्स। हर ओवरियोल एक एक एग रिलीज करता है। ठीक है ना। अब इन ओवरियोल्स के अपने अपने ओपनिंग्स होती हैं। ये इसकी ओपनिंग आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक ओवरी एक बार में 8 एग रिलीज कर सकती है, क्योंकि उनके पास 8 ओवरियोल्स हैं। स्पेलिंग एनसीईआरटी से देख लेना, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ओवरियोल्स। क्लियर पॉइंट, ओवरियोल्स। अच्छा, फिर इसकी जो ट्यूब है, ये बताने की जरूरत नहीं, ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट यहाँ पे फ्यूज हो गया बीच में, और फिर जो नीचे स्ट्रक्चर बना वो हो गया दी वेजाइना, बोल सकते हैं उसको। वेजाइना क्यों बोल रहे हैं? देखो, वेजाइना हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फीमेल की बॉडी की वो ओपनिंग विच इज मेंट टू रिसीव द एक्सटर्नल जेनेटेलिया फ्रॉम द मेल। मतलब वेजाइना हम फीमेल की उस ओपनिंग को बोलते हैं जहां जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को रिसीव करती है, या जो आप सिंपली बोल सकते हैं और बेटर तरीके से, जो स्पर्म रिसीव करती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अभी इतनी सी बात में, जितनी बातें मैंने बताई सर उतनी बात में, कि 2 ओवरीज, ओविडक्ट, ओवरियोल्स, वेजाइना, यहां तक कोई डाउट? नो। किसी को? आगे बात करूं? यस सर। यस सर। हाँ, अब आगे एक एक करके समझेंगे। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई ओवरी है, अब इसका डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। 2 ओवरी हैं, वो हो गई, इनके ओविडक्ट्स हो गए, उसको बना देते हैं, है ना। ओविडक्ट्स हो गए, ओविडक्ट्स यूज करके वेजाइना वाला पार्ट दोबारा बनाते हैं, इसको बनाया आया। ये ओवरी हो गई और ओवरी के ओविडक्ट्स हो गए, फ्यूज कर गए, ये वेजाइना वाली ओपनिंग हो गई। इतना समझ में आ गया आपको, है ना। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वेजाइना स्पर्म रिसीव करेगी, और यहीं पर एक और ट्यूब है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्यूब है, एक और एक इस तरीके की ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब को बोलते हैं हम स्पर्माथिका। स्पर्माथिका। आपने अर्थ फॉर्म में स्पर्माथिका पढ़ा था? यस यस सर। क्या फंक्शन था? सर वो स्पर्म को स्टोर कर रहा था, दूसरे अर्थ फॉर्म के आने वाले स्पर्म को। एग्जैक्टली। यहाँ पे स्पर्माथिका फीमेल के पास है,
और फंक्शन फंक्शन वही है जो अर्थफॉर्म में था, स्पर्म को क्या करना, स्टोर करना। अच्छा ध्यान रखना ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें राइट लेफ्ट दो पार्ट है, लेकिन फंक्शनल सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट होता है, राइट वाला हाईली रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल होता है। तो वेजाइना ने स्पर्म रिसीव किए और स्पर्म रिसीव करके स्पर्म ट्रांसफर कर दिए किसके अंदर, स्पर्म ट्रांसफर कर दिए उठा के स्पर्माथिका के अंदर। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो अब कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि फीमेल के स्पर्माथिका में स्पर्म जो है वो स्टोर्ड है आफ्टर कॉपुलेशन। यहां तक सबको क्लियर, कोई डाउट? यस सर क्लियर है। अच्छा अब दोबारा डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम और छोटा कर देते हैं। टेस्ट ओवरी ओवरी, ये डक्ट, ये वेजाइना और ऊपर स्पर्माथिका बना देते छोटा सा, ये स्पर्माथिका। अच्छा अब जो आगे की इंपॉर्टेंस समझो, आगे एक बड़ा सा चैम्बर है यहां पर, ठीक है। इस चैम्बर के आधे हिस्से को हम बोल सकते हैं जेनाइटल एट्रियम और आधे हिस्से को बोल सकते हैं जेनाइटल वेस्टिबुलम। तो एक हो गया जेनाइटल एट्रियम, एक हो गया जेनाइटल वेस्टिबुलम, ठीक, क्लियर। अब इस जेनाइटल एट्रियम और वेस्टिबुलम के अंदर एक, इस जेनाइटल एट्रियम के अंदर आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि जेनाइटल एट्रियम के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड्स ओपन होते हैं जिन्हें हम कोलैटरल ग्लैंड्स बोलते हैं। इस तरीके से ये जो मैंने ग्रीन से बना दिए ये कोलैटरल ग्लैंड्स हो गए। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो कोलैटरल ग्लैंड्स खुल गए, ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, अब वापस से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि ओवरी का काम क्या है। ओवरी का काम है स्पर्म रिलीज करना, तो ओवरी अपना काम करेगी, सॉरी ओवरी का काम है एग रिलीज करना, तो ओवरी अपना काम करेगी, वो एग रिलीज कर देगी। कितने एग? एक ओवरी ने रिलीज किया 8 एग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एग रिलीज कर दिए। फिर दूसरी ओवरी आई, उसने भी 8 एग रिलीज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 एग रिलीज हो गए। कहां पर आ गए? ये एट्रियम में आ गए। इतनी बात क्लियर? अब ओवरी ने एग रिलीज किए, वो एट्रियम में आ गए। अब मीनवाइल ये जो कोलैटरल ग्लैंड है, जो ग्रीन वाला ग्लैंड है जो पेयर में है, अभी रुको, अभी कोलैटरल ग्लैंड को भूल जाओ। अब जो स्पर्माथिका है जिसने स्पर्म स्टोर किए हुए थे, वो इस एग्स के ऊपर स्पर्म रिलीज कर देगा, ठीक है। स्पर्म रिलीज कर दिए। अब जैसे स्पर्म रिलीज करे तो क्या होगा? ये फर्टिलाइज होंगे एग्स, तो एग्स क्या हो गए? फर्टिलाइज। अब इस फर्टिलाइज एग के ऊपर जो कोलैटरल ग्लैंड है जो ग्रीन से बनाया है, उसने क्या किया? अपनी सेक्रीशन रिलीज करी और अपनी सेक्रीशन से उसने इसके ऊपर एक कवरिंग बना दी, और अब इस कवरिंग को हम बोल रहे हैं ऊथिका, ठीक है। ऊथिका बना दिया। अब इस ऊथिका को जो यहाँ बने बहुत सारे, एक बने, मतलब एक बना, उसको पास कर दिया वेस्टिबुलम में। कहाँ पास कर दिया? वेस्टिबुलम में, ठीक है, क्लियर। मतलब कि अगर मैं बात करूं दोबारा से, अगर तुम्हें एक बात करूं, एक चीज मैंने गड़बड़ करी है, मतलब कि एग फर्टिलाइज एट्रे में होते और फर्टिलाइज होने के बाद उन्हें नीचे पास कर दिया जाता है वेस्टिबुलम में, और वेस्टिबुलम में ऊथिका बनता है। मतलब ये मैंने ऊथिका का डायरेक्शन गलत बना दिया। फर्टिलाइज होंगे एग आर्ट्रियम में, ठीक है, और फर्टिलाइज होने के बाद फाइनली ऊथिका बना दिया जाएगा वेस्टिबुलम में। तो वेस्टिबुलम में रख के उसे ऊथिका बना दिया, तो वेस्टिबुलम ऊथिका बन गया। अब ऊपर वाली जगह खाली हो गई। जैसे ही एग फर्टिलाइज हुए, फिर दोबारा ओवरी ने एग रिलीज किए, दोबारा फर्टिलाइज हुए, फिर ऊथिका बनाया वेस्टिबुलम में, मतलब फिर से वो फर्टिलाइज एग पास किए वेस्टिबुलम में, ऊथिका बना दिया। तो ऐसे करते करते तक वेस्टिबुलम में बहुत सारे ऊथिका बन जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? कोई डाउट?
अब आखिरी चीज समझो, अब इस जेनेटल चैम्बर में जहां वेस्टिबुलम और एट्रियम भी है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको आप थैलोमर बोलते हो, और फीमेल के पास 6 थैलोमर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 थैलोमर, वही काइटिना स्ट्रक्चर। अब ये थैलोमर्स क्या करते हैं ना, हेल्प करते हैं इन ऊतक को बॉडी के बाहर डिपॉजिट करने में। और क्योंकि ऊतक को डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए इन्हें हम ओवी पॉजिटर भी बुलाते हैं। भाई ऊतक के लिए ओ लगा दिया, ओवी लगा दिया, ओवम ओवी, और डिपॉजिटर का पॉजिटर ले लिया, क्या बोल दिया, ओवी पॉजिटर। तो सारी कहानी यही चल रही है कि ओवरी एग बना रही है, एग को एट्रियम में रिलीज कर रही है, स्पर्माथिका स्पर्म रिलीज कर रहे हैं, एग फर्टिलाइज हो रहे हैं एट्रियम में, फर्टिलाइज एग वेस्टिबुलम में पास हो रहे हैं, कोलेटरल ग्लैंड उन फर्टिलाइज एग के ऊपर एक कवरिंग बना के ऊथिका बना रहे हैं, और फिर जो फीमेल के फैलोमोर्स हैं, है ना, वो उसको डिपॉजिट करने में कर रहे हैं बॉडी से बाहर, इसलिए उसको हम ओविपोजिटर बोल रहे हैं। क्योंकि एक बारी एक ओवरी से 8 एग आ रहे हैं और ओवरी 2 हैं, तो 16 एग का एक ऊथिका बनेगा, और ऐसे 9 से 10 ऊथिका फीमेल एक बारी में डिपॉजिट कर सकती है बॉडी के बाहर ही, या बना सकती है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट जो बातें मैंने बताई उसमें? जितना मैंने बताया उस बारे में कोई डाउट है क्यों? सर सर जो 6 फैलोमेरियन के नाम याद करना इम्पोर्टेंट है नहीं? क्या नाम बताया मैंने फैलोमोर का? सर ओविपोजिटर। कितना मुश्किल है फैलोमोर का नाम ओविपोजिटर याद रखना? सर ये नहीं, जैसे कि मेल वाले में 3 थे तो तीनों का अलग अलग नाम था, तो इनमें भी 6 के अलग अलग नाम होंगे, तो उन्हें याद करना जरूरी है? नहीं है, नहीं है 3 6 के अलग अलग नाम, और 6 नहीं है, वो 3 ही पेयर्ड है। क्लियर है पॉइंट? बस ओविपोजिटर याद रखो, मैंने नाम बताया तुमको 6 के। कौन पूछ रहा था ये डाउट? सर आकाश। आकाश एक बात बताओ, मैं तुमको 6 ओविपोजिटर के नाम बताए? सर नहीं। किसी किताब में दिए हैं? सर मैं तो बस पूछ रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, किसी बुक में पढ़ा तुमने? सर अभी एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ा। तो मैं नाम बताऊंगा तो तुम मुझसे पूछोगे ना, सर ये जो आप नाम बता रहे हो ये याद करने इम्पोर्टेंट है या नहीं है? मैंने नाम बताए हैं नहीं, तुमने अपने आप से अज्यूम कर लिया कि इन तीनों के 6 के अलग अलग नाम है, फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो ये याद करने जरूरी है या नहीं है? हम नॉर्मली कब पूछते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरी याद करनी है नहीं करनी? जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो तुम तो पूछोगे ना, सर ये जो आप बता रहे हो इनके नाम जो हैं ये इंपॉर्टेंट है याद करने है या नहीं? तुम्हें मैंने नाम बताए हैं नहीं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो याद करने हैं या नहीं है। अगर याद करने ही होते या इंपॉर्टेंट ही होते तो मैं तुमको 6 के 6 नाम नहीं बताता। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं खुद कहता हूँ ना कि ये देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, और अगर वो एनसीईआरटी में भी नहीं दी हैं और मैंने बताई भी नहीं है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो पहले प्राइमरी सारे लोग सुन लो कान खोल के अच्छे से। अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, और बाय चांस मैं बताना भूल गया, वो बात अलग है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मैं बताना बाई चांस भूल गया हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ नहीं बताई है और वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है तो मान लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको सारी बता देता हूं, और उसके अलावा कुछ भी अपना दिमाग इधर उधर डालने की जरूरत नहीं है। माना कि तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत जोश है कि हम ये भी याद कर ले, वो भी याद कर ले, यो भी याद कर लें। 3 महीने के अंदर ये जोश ठंडा हो जाता है जब ये सिलेबस बढ़ जाता है। अभी 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, आगे और चैप्टर पढ़ेंगे। जूलॉजी के 12 चैप्टर करीब हो जाएंगे, 11-12 चैप्टर हो जाएंगे। बॉटनी के 9-10-11 चैप्टर हो जाएंगे, 10-11 चैप्टर बॉटनी, 10-11 चैप्टर जूलॉजी, 22 चैप्टर तुम्हारे बॉटनी जूलॉजी के हो जाएंगे। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। और जब 12th में आओगे तब और 16 चैप्टर बायोलॉजी के, और फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो तब तुमको लगेगा, तब तुमको एहसास होगा कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी टू मैनी थिंग्स। ठीक है, इट इज ओनली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द लिमिटेड थिंग्स विथ एग्जैक्ट एक्यूरेसी। तो ज्यादा चीजें पढ़कर आप होशियार नहीं बनेंगे। आप थोड़ी चीजें समझदारी से पढ़कर, लिंक करके पढ़ के, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ के आप समझदार बनेंगे। ठीक है, तो 11th में शुरू में आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपका मन कर रहा हो कि मैं ये भी याद कर लूँ, ये भी याद कर लूँ। तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी 1400 सीसी है, 1400 सीसी ओनली। 1400 सीसी का मतलब कि आपके दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी है चीजों को रिमेंबर रखने की। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उस मेमोरी में कचरा रखना चाहते हो, बेकार की चीजें उसमें भरना चाहते हो, या काम की चीजें भरना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। बेकार की चीजें भरोगे तो बेकार की चीजें से ब्रेन तुम्हारा भर जाएगा, फिर काम की चीजों की जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए कम से कम बेकार की चीजें रखो, कम से कम रटने वाली चीजें माइंड में रखो, जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखो। ठीक है, तो ओवरऑल जितनी बातें बता रहा हूं उतना दिमाग में रखो अच्छे से कि 2 ओवरीज हैं, 8 ओवरियोल्स हैं, 8-8 करके 16 एक बनेंगे। जेनेटल पाउच में बनेंगे, जेनेटल चैम्बर में बनेंगे। कोलैटरल ग्लैंड का मतलब काम उथिका बनाना है, और स्पर्माथिका का काम स्पर्म स्टोर करना है। स्पर्माथिका पेयर्ड है, लेकिन उसका एक ही पार्ट फंक्शनल है, दूसरा पार्ट फंक्शनल नहीं है। और ओ एग को डिपॉजिट करने के लिए फैलोमोड्स काम करेंगे, इसलिए उनको हम ओवी पॉजिटिव बोलते हैं। इतनी बात में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर हाँ जी, सर मेल वाले से एक डाउट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हाँ से। बोलो 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 बोलो। सर इजैकुलेटेड डक्ट और फैलिक ग्लैंड एक ही काम कर रहे हैं ना, स्पर्म को कवर करना, कवरिंग बनाना उस पे? स्पर्म रिलीज कौन कर रहा है बाहर? अ, मतलब अल्टीमेटली स्पर्म टेस्टिस से होकर बाहर कैसे आ रहे हैं? सर वासा डिफरेंस के वासा। उसके बाद सर उसके बाद सर मशरूम ग्लैंड उस पे न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड नहीं, करता है। स्पर्म वो तो ऊपर से ऐड हो गया ना। मैं तो स्पर्म के उसकी पास की बात कर रहा हूँ। स्पर्म वहां से रेफरेंस से कहाँ जाएंगे? सर वासा डिफरेंस सर डक्ट में जाएंगे। कौन सी? सर इजैकुलेटेड डक्ट। और वहां से कहाँ जाएंगे? सर वहां से सर फैलोमोर्स में जाएंगे। वहां से फैलोमोन में चले जाएंगे, ये बताया मैंने। कौन बताएगा? किसको समझ में आया? क्या सर? कोई बताएगा सही कॉन्सेप्ट किस पार्ट का क्या होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्जैक्ट? स्पर्म का पाथ? सर जो स्पर्म होते हैं ना, वो टेस्टिस से, हेलो सर,
सर उसमें पहले तो सर टेस्टिस में हाँ, सुन रहा हूँ, वो बोलो। बनते हैं, वो सर टेस्टिस से नीचे आते हैं और वहाँ पे उनके साथ मशरूम ग्लैंड के जो सिक्रीशन होती है उससे उनके उनके ऊपर पहली कोटिंग आती है और साथ में रिपीटेटिव फ्लूइड भी। वो छोड़ो, मुझे मुझे जानना क्या क्या हो रहा है, मुझे बस ये जानना है स्पर्म का, मुझे बस ये जानना है स्पर्म का पाथ बताओ, टेस्टिस से कहाँ आए पहले? इजैकुलेटरी डक्ट से वो नीचे आते हैं और सर फिर वो बाद में जब टेस्टिस से सीधे क्या जाके सर? तक पहुंचे। मुझे पूरा पाथ जानना है स्पर्म का कि टेस्टिस से आए, फिर कहाँ आए, फिर कहाँ आए, फिर कहाँ आए, टेस्टिस से पहले कहाँ आए? टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट, वो सॉरी वासा डिफरेंशिया से फिर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाएंगे। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से इजैकुलेटरी डक्ट और फिर फैलिक डक्ट दोनों मिलेगी और फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा ही नहीं मिलेंगी, मैंने बोला एक बार भी दोनों मिलेंगी। सर क्या मैंने ऐसा कहा कि इजैकुलेटरी डक्ट और फैलिक डक्ट आपस में मिलेंगी? या तुमने डायग्राम में ऐसा देखा कि फैलिक डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में मिल रही हूँ? सर वो नीचे जाके वो नीचे की मिल गई है? देखना इधर डायग्राम में एक बार, ओ सर देखना जरा कहाँ मिली है फैलिक डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में। मैं भी देखूँ कहाँ कहाँ मिल रही है भाई। ये रहा मेरे रिपोर्ट सिस्टम का डायग्राम, ये सॉरी ये तुमको ये चलो, तो फिर भी ऐसे दिखा रहा है, ये देखो ये है। मैं क्लियर और कर देता हूँ। हाँ, कहाँ मिलती हुई नजर आ रही तुमको ये दो डक्ट? मिल रही है आपस में? नो मैंने बोला मिल रही है या डायग्राम में दिखाया मिल रही है? नो सर नहीं मिल रही। तो क्या हो रहा है फिर? इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं फैलोमोर के पास, साइड से ऊपर से थोड़ा साइड और ऊपर से आती फैलिक डक्ट है, वो डक्ट अपनी सेक्रेशन दे रही है, वो सेक्रेशन इस स्पर्मेटिका के ऊपर आ रही है जो ऑलरेडी बना हुआ है, सॉरी स्पर्मेटोफोर ऑलरेडी बना हुआ है 2 लेयर वाला, उसके ऊपर आ रही है और तीसरी लेयर बना रही है। इतनी सी बात समझने में क्या दिक्कत आ रही तुमको? दोनों मिल रही, मैंने कहाँ बोला? सर ये स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही पूरी? नो सर। नो सर। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? यस सर। खोलो उसमें मेल रिपोर्ट सिस्टम का डायग्राम कॉकरोच का, चैप्टर नंबर 7 लास्ट में होगा। फ्रॉग से पहले, अर्थवॉर्म के बाद, कॉकरोच के लास्ट टॉपिक में मिला। नहीं मिल रही सर। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं मिल रहा? नहीं सर एनसीईआरटी में डायग्राम मिल गया पर वो इजैकुलेटरी डक्ट हाँ, उसके साथ नहीं जुड़ रही ना? सर। हाँ, तो फिर तो क्या समझना है क्या हो रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट अपना स्पर्म रिलीज कर रही है, ऊपर से फैलिक डक्ट अपना सेक्रेशन रिलीज कर रही है, काम खत्म। भाई जैसे तुम जैसे नीचे प्लेट में पिज्जा रखा, ऊपर से सॉस डालते हो,
तो वैसे नीचे मान लो कि स्पर्मेटोफोर रखा हुआ है, ऊपर से सॉस की फॉर्म में फैलिक डक्ट की सेक्रेशन आ रही है, इतना क्या मुश्किल होता है समझना? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है तो एक तो इजैकुलेट डक्ट का फंक्शन क्या हो गया फिर? सर। सिर्फ एक मिडिल लेयर बनाना। सर वो सबको नीचे जो स्पर्मेटोफोर है उसको नीचे क्यों लेके जाना? स्पर्म को अल्टीमेटली इजैकुलेट कर रही है, तब तो इजैकुलेटेड डक्ट है। सर वही तो। समझ गए ना? अच्छा, कोई डाउट पूछ रहा था मुझसे जब मैंने सारी कहानी बतानी शुरू की थी? यस सर। कौन पूछ रहा था वो डाउट? सर प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, अब Yes, क्लियर है इजैकुलेटेड डक्ट का काम? यस सर। समझ सर गए ना दोनों क्या काम है उसका? यस सर। सर दोनों अपने हाँ। अलग अलग सेक्रेशन देते हैं। हाँ, दोनों अपनी अलग अलग खुल रही हैं, अपनी अलग अलग ओपनिंग है उसकी। भाई मैं जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मेरे को इस तरीके से पता है कि ये जो लेबलिंग है ये गलत दी हुई है, क्योंकि जो फैलिक डक्ट है वो हमेशा लेफ्ट फेलोमोर के पास खुलती है, और इन्होंने लेफ्ट फेलोमोर के पास खुलने वाली इजैकुलेट डक्ट लिखी हुई है, इसलिए वो गलत है। यही बोला था ना मैंने? यस सर बोला था। मैंने फेलोमोर से पहचाना। तो जब दो अलग अलग फेलोमोर में खुल रही हैं, मतलब दोनों अलग अलग खुल रही है ना। यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं है। स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं है मतलब? सर हाफ ही दिख रहा है। हाफ दिख रहा है? यस सर। तो आज मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ। अब पूरी नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को कोई और डाउट है? किसी को कोई और डाउट है? नो सर। अच्छा, ये कौन बोला नो सर? सर सानवी। सानवी, मेल जेनेटल पाउच कौन कौन से सेगमेंट बनाती है? सर वो 9th और 10th तो टर्जा और 9th स्टर्ना। और फीमेल जेनेटल पाउच? सर एक मिनट। फीमेल जेनिटल पाउच। सर इसकी तो आपने स्टर्ना और टर्जा तो नहीं बताई। नहीं बताया मैंने, हाँ। हाँ। ओके, हाँ, ये मैंने नहीं बताया। ठीक है, इसको मैं भी बता रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ सानवी कि मेल जेनेटल पाउच में क्या क्या आ रहा था? सर उसमें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग मतलब एनस आ रही थी, और वो स्फैलोमियर्स आ रहे थे, और बाकी मेल जो सेंट्रल की dorsal? डॉर्सल। अच्छा, और क्या था? और सर मेल गोनोपोर, जिसमें कि वो दोनों एक तो इजैकुलेटरी डक्ट और फैलिक डक्ट। दोनों मिलके, जो जो मिलके नहीं, मतलब दोनों की जो नहीं सेक्रेशन अल्टीमेटली स्पर्मेटोफोर है वो हाँ, बाहर निकलेगा दोनों यहाँ की से। उसी में। हाँ। ठीक, हाँ, स्पर्मेटोफोर बाहर निकलेगा। ठीक है, और क्या था? और बस और सर तीसरी चीज भी फैलोमियर्स एक और थे चीज भी तो आ रही थी। हाँ, फैलोमियर से तीन, तीनों अलग अलग है ना? यस सर। सेलुलोज के बने हुए, राइट? सर काइटिन के।
चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। वेरी गुड। तो अब ये बताओ कि फीमेल जेनिटल पाउच में क्या क्या आएगा इस लिहाज से। पहले एक सवाल तुमसे और पूछ रहा हूं मैं, सानवी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, फीमेल जो जेनिटल पाउच है, अब आप देखो, ये है फीमेल जेनिटल पाउच। इसमें डायग्राम दिख रहा है? कोई बात नहीं, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। सानवी, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। सानवी। ये कौन बोल रहा है? यस। अरे ये बीच में यस किसने बोला था? सर सानवी। उससे तुमसे पहले किसने अच्छा। बोला है? सर मुझे लड़के मैंने ने। बोला सर था अनस ने। अनस। क्या छोड़ो, तुमको आवाज आ रही है सानवी? यस सर। अनस ने बोला था ना? अनस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। अच्छा सानवी, अपना माइक बंद कर दे जरा 1 मिनट, यस मैं सर। अनस से बात करूंगा। अनस, आवाज क्लियर है मेरी? अनस, एक बात बताओ कि सर जेनाइटल डायग्राम चैम्बर में और जेनिटल पाउच के अंदर वेस्टिबुलर। क्या क्या नजर आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, अब मैं वापस स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ।
हाँ, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि ये डायग्राम में जनरल पाउच दिख रहा है ना, उसमें क्या क्या दिख रहा है? सर जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। हाँ, जो ऊपर वाला पार्ट है चैम्बर, क्या लगता है उसमें क्या क्या, कौन कौन सी ओपनिंग्स होंगी, क्या क्या खुल रहा होगा उसके अंदर? सर वेजाइना, और ओविडक्ट और एक ही बात है वो तो, वजाइना ही ओविडक्ट की कॉमन ओपनिंग है। और से कोलेट्रल ग्लैंड। अच्छा, और तो नहीं है सर। देखो जरा ध्यान से दोबारा, और क्या लग रहा है, क्या खुल रहा होगा? स्पर्माथिका गुरुजी, स्पर्माथिका नहीं खुलेगा जनरल चैम्बर में? सर यहाँ लेबलिंग नहीं दिख रही इसकी। उसकी लेबलिंग नहीं दी भाई साहब, तो मैंने तो पढ़ाया है ना तुमको, तुम लेबलिंग का इंतजार करोगे? देखो ये रही लेबलिंग, साइड में थी, डायग्राम में उस तरफ नजर नहीं आ रही थी। तो तीन चीजें खुलेंगी यस जनरल चैम्बर के अंदर, स्पर्माथिका, वेजाइना, कोलेट्रल ग्लैंड, इतना क्लियर? यस सर। अच्छा, मेल जनरल पाउच में क्या क्या था? सर एनस था और मेल हाँ, गोनोपोर और ये और फेलोमियर्स। अच्छा, तो फीमेल जनरल पाउच में क्या क्या होगा इसके हाथ से? स्पर्माथिका और वेजाइना। नहीं, उनकी ओपनिंग्स हैं, अच्छा वो तो बाहर है ना। ओके। यस सर। हाँ, खुद तो वो बाहर है ना। हाँ, तो क्या क्या होगा, इनकी ओपनिंग्स हो गई, ठीक है। यस सर। हालांकि ये आप लिखोगे नहीं, क्योंकि हम ओपनिंग्स को काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर लिखोगे तो स्पेशल आपको ओपनिंग मेंशन करना पड़ेगा, और जब नीट में क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ओपनिंग करके क्वेश्चन ही आता। तो अब इसको भूल जाओ। तो सोचो फीमेल जनरल पाउच में क्या होगा? सर ये जेनाइटल चैम्बर होगा। नहीं, वो तो एरिया हो गया ना उसका, यस सर। कंपोनेंट्स, ठीक। वही होगा सर तो जो फिर मेल जनरल पाउच में था। सेम चीजें होंगी, क्या क्या? एनस, मेल गोनोपोर, डॉर्सल एनस, और यहाँ पे मेल। फीमेल गोनापोर हो जाएगा। उसकी भी तो कहीं एग्स कहीं से तो बाहर निकलेंगे, उसी का कहीं से तो बाहर निकलेंगे, जहां से बाहर निकलेंगे यस उस ओपनिंग को गोनापोर बोल देंगे। तीसरा क्या होगा? फैलोमोर्स। भाई ओवी फेलो। पॉजिटिव भी वहीं पे ही है ना, डिपॉजिट डिपॉजिट करने के लिए। गॉट द यस कॉन्सेप्ट? यस तो सर। चीजें सेम है, चीजें अलग अलग नहीं है, लोकेशन अलग है। लोकेशन कैसे बोलते हैं हम बोलते हैं 7, 8 एंड 9 स्टर्ना। 7, 8 एंड 9 स्टर्ना बोलते हैं। क्लियर? जिसमें सातवां वाला काफी बड़ा होता है और 8 और 9 को छुपा लेता है। याद रखना कि जो 7th सेगमेंट है वो फीमेल में वो काफी बड़ा है, वो 8 9 को छुपा लेता है, वो बोट शेप का होता है, बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है। यस सर। खैर, तो अब यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये रहे ओवी पॉजिटिव, यू कैन सी इन द लेबलिंग। इसमें ओवी पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, और बाकी तो कुछ और नहीं दिख रहा है, जो वो पार्ट्स हैं उसके जेनेटिव पाउच के। लेकिन ये ओवी पॉजिटिव आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं कहाँ पर हैं, ठीक? कोई डाउट? सर हाँ सर। सर ये जो फेलोमर्स होते हैं यही कोई क्या गोनेपोफाइसिस बोलते हैं, ओपोजिट में जो आपने बताया। क्या 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 क्या? सर वो एनसीईआरटी में ना गोनेपोफाइसिस दिए हुए हैं, तो ये क्या हाँ, फेलोमर्स है क्या? हाँ, गोनापोफाइसिस एंड फैलोमोर्स एक ही बात होती है, हाँ अच्छा सर, ठीक है। ठीक है ना। मेल गोनापोफाइसिस या फीमेल गोनापोफाइसिस आप बोल सकते हो। मेल गोनापोफाइसिस मेल फैलोमोर्स, फीमेल गोनापोफाइसिस फीमेल फैलोमोर्स। कोई और डाउट?
किसी को कोई और डाउट? आगे बात करें। यस सर। ओके, आगे ज्यादा कुछ नहीं समझने वाला। दो हार्मोन याद रखो। एक है ये डायग्राम में गड़बड़ दे रखा है, खैर कोई बात नहीं। दो हार्मोन याद रखो। एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक। एक है एगडायसोन, ठीक। और एक है नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन। हाँ ठीक तो दे रखा था, सॉरी, उसी पे आ जाते हैं। अब हम कॉकरोच के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको हार्मोन के बारे में बताता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा क्या चल रहा है। एक हार्मोन है एगडायसोन। अब एगडायसोन हार्मोन का क्या काम है ना, एक्डाइसिस करना। ECDYSIS, एक्डाइसिस। एक्डाइसिस का मतलब होता है मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब पुरानी स्किन रिमूव कर देना, नई नई स्किन ले आना। देखो आपने ये देखा होगा, जो स्नेक है, स्नेक अगर अपनी पुरानी स्किन रिमूव कर देता है, नई स्किन उसकी आ जाती है। ऐसा कीड़े मकोड़ा कॉकरोच में भी होता है, उसकी पुरानी स्किन रिमूव हो जाती है और फिर नई स्किन आ जाती है। कभी आपने देखा व्हाइट कलर का कॉकरोच? किसने देखा कभी व्हाइट कलर का कॉकरोच? सर जो वो कॉकरोच के बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, वो होते हैं व्हाइट कलर के छोटे छोटे। हाँ सही कह रहे हो। और इसके अलावा बड़ा व्हाइट कलर का कॉकरोच देखा हो? नो सर। बड़ा तो नहीं देखा। कभी नहीं देखा? अच्छा खैर, कॉकरोच कई बार आपको व्हाइट कलर का नजर भी आएगा बड़ा। वो एक्चुअली व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि उसने अपनी ब्राउन स्किन जो है ना वो छोड़ दी है। ये अपनी ब्राउन ऊपर की काइटनेस जो कवरिंग है उसको छोड़ देते हैं और फिर वो वापस से आ जाती है। इसको बोलते हैं एक्डाइसिस। अच्छा, जिंदगी में कितनी बार ये नई स्किन लेके आते हैं? 13 टाइम्स। तो इनके अंदर मोल्टिंग, ये एक्डाइसिस 13 टाइम्स होती है। जो आखिरी एक्डाइसिस है वो करने के बाद ये एडल्ट बन जाते हैं। अब एक एडल्ट कॉकरोच और एक नॉर्मल कॉकरोच में क्या फर्क है? आप पहचानोगे कैसे कौन सा एडल्ट एक्चुअल में? जो कॉकरोच उड़ सकता होगा, जो उड़ रहा होगा, वो एक एडल्ट कॉकरोच है। मतलब जिसके पास विंग्स होते हैं वो एडल्ट कॉकरोच है। देखा था अभी उड़ता हुआ कॉकरोच? यस सर। हाँ, तो जो कॉकरोच सिर्फ रेंग रहा है वो जो कॉकरोच है वो अभी एडल्ट नहीं बना है, उसने बनना है अभी। और जो उड़ पा रहा है, जिसके विंग्स डेवलप हो गए हैं, वो एक्चुअल में एडल्ट कॉकरोच है। तो कॉकरोच 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है, ठीक है ना। और धीरे 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 वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके के है तो ये एक तरीके की कह सकते हैं ना, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ना ही ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। मतलब कॉकरोच जो कर रहा है ना वो क्या करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप मेटामॉर्फोसिस। देखो कॉकरोच में जो पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे कॉकरोच के, उसको हम लार्वा नहीं बोलते, ठीक है। उसको हम बोलते हैं निम्फ। तो लार्वा वर्ड यूज नहीं करते, हम निम्फ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ये निम्फ धीरे धीरे अपनी स्किन छोड़ता हुआ ग्रेजुअली डेवलप करता करता एडल्ट बनता है। इसको हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या अगर एनसीईआरटी के हिसाब से लिखें, साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करें जो कि आप याद रखेंगे, एकदम दिमाग में छाप लेना, पोरोमेटाबॉलिस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी ध्यान से पढ़ी हो तो।
पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। तो पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट होता है कॉकरोच का, यानी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, यानी निम्फ बार बार अपनी स्किन छोड़कर लाकर ओवरऑल कॉकरोच में क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है एडल्ट में, और एडल्ट के पास क्या है, विंग्स हैं। अच्छा देखो, सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे अपने बटरफ्लाई की बात करूं या सिल्क वर्म की बात करूं, तो सिल्क वर्म में कौन कौन सी चीजें आती है पता है आपको, सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल में? लार्वा, प्यूपा। हाँ, देखो सिल्क वर्म में क्या होता है, पहले तो लार्वा आता है, रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, जो अपने सलाइवरी ग्लैंड से ये सिल्क रिलीज करता है, तो लार्वा है। फिर वो लार्वा ग्रीन से कलर का होता है, उसके बाद वो लार्वा कोकून में बंद हो जाता है, अपनी कवरिंग में बंद हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है प्यूपा में, और प्यूपा के बाद उसमें बड़े खूबसूरत विंग्स आ जाते हैं, और वो बन जाता है एडल्ट सिल्क वर्म। तो एडल्ट सिल्क वर्म के पास विंग्स होते हैं, लेकिन हमें सिल्क मिलता है लार्वा से। तो सिल्क वर्म हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मच्छर हो गया, मच्छर का भी लार्वा होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी इंसेक्ट्स ऐसे हों, ठीक है, कि जिसमें ऐसे मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनमें प्रॉपर लार्वा डिफाइंड है। आ रही बात समझ में? अच्छा, कॉकरोच के बच्चों को हम लार्वा क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मैंने शायद शुरू में बताया था कि लार्वा हम उसको बोलते हैं जो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, लेकिन जो निम्फ होते हैं ना, वो दिखने में छोटे छोटे एकदम एडल्ट जैसे नहीं होते, लेकिन उनका जो फीडिंग हैबिट है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो एडल्ट से मिलता जुलता होता है। तो ब्राउन कलर के नहीं होंगे, वो ट्रांसपेरेंट से होंगे, छोटे से होंगे, ब्लैक उनकी आईज होगी, विंग्स नहीं होंगे उनके पास, बड़ी सॉफ्ट डेलिकेट बॉडी होगी, उसको हम निम्फ बोलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये जो निम्फ है बेटा, ध्यान से समझना, ये निम्फ डेवलप कैसे करते हैं। अब ये निम्फ अगर डेवलप कर रहे हैं तो बार बार ग्रो कर रहे होंगे, इनमें बार बार, है ना, मतलब इनमें बार बार ये एग्डाइसिस हो रहा होगा। तो जब एग्डाइसिस हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? द हार्मोन नोन एज एगडाइसोन, जो एग्डाइसिस करवा रहा है। कोई पूछेगा इसे कौन रिलीज करता है, तो आप ध्यान रखोगे इसको प्रोथोरासिक ग्लैंड रिलीज करता है। तो प्रोथोरासिक ग्लैंड है इसके पास, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज कर रहा है एगडाइसोन, जो इसके एगडाइसिस यानी मोल्टिंग में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई डाउट? बेटा ये क्लियर है? सर ये एगडाइसोन हार्मोन का नाम है? हाँ जी, एगडाइसोन हार्मोन का नाम है, प्रोथोरासिक ग्लैंड का नाम है। और कुछ? ओके सर। नो सर। अच्छा, अब एक और ग्लैंड है जिसका नाम है कॉर्पोरा एलाटा। ये कॉर्पोरा एलाटा, इसको बोल जाए गलत है, क्या लिखा मैंने, कॉर्पोरा एलाटा, ठीक है। ये एक ग्लैंड है, ये भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है जुवेनाइल हार्मोन, या इसको हम बुलाते हैं नियोटेनिन। नियोटेनिन। अब नियोटेनिन वर्ड आ रहा है नियोटेनी से। किसी को पता है नियोटेनी क्या होता है? NEOTENY। किसी ने सुना है NEOTENY, नियोटेनी पहले? हाँ कि ना? हाँ सर। नियोटेनी एक्चुअली हम तब बोलते हैं जब मेटामॉर्फोसिस तो हो, लेकिन एडल्ट प्रॉपरली ना बने। मतलब मान लो एक फ्रॉग का टैडपोल लार्वा है,
उसने मेटामॉर्फोसिस तो किया लेकिन प्रॉपरली एडल्ट फ्रॉग नहीं बना, तो मैं बोलूंगा कि क्या शो कर रहा है, फ्रॉग फ्रॉग न्यूटनी शो कर रहा है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? न्यूटनी। यस सर। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है कि हर बार मेटामॉर्फोसिस हो रही है, स्किन उतर रही है, नहीं आ रही है, लेकिन वो एडल्ट नहीं बन रहा। इसका मतलब एडल्ट बनने से उसको कोई रोक रहा है, जो उसके लार्वल या निम्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन रख रहा है, और उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन। क्लियर पॉइंट? जिसकी वजह से ये मोल्टिंग के बाद एडल्ट नहीं बन रहा। कोई डाउट? नो। अब हो क्या रहा है कि 12 मोल्ट के बाद ये जुवेनाइल हार्मोन इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक? क्लियर? यस सर। यस सर। तो 13 मोल्ट के बाद फिर ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल हार्मोन रहा नहीं। समझे कि नहीं समझे क्या चल रहा है? यस सर। तो ये याद रखिएगा कि प्रोथोरैसिक ग्लैंड एक डायसॉन रिलीज करता है और कॉर्पोरा एलाटा जुवेनाइल हार्मोन रिलीज करता है। जिसको हम नियोटेनिन भी बोलते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। चलिए फिर आज इतना ही पढ़ेंगे, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है कॉकरोच का, ये कौन सेक्रेट करता है? बेटा ऐसे तो मुश्किल है याद रखना, एक कितना याद रखो, कॉर्पोरा कार्डियाका नाम का एक ग्लैंड होता है, कॉर्पोरा कार्डियाका, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, उससे ग्रोथ होती है। और कोई डाउट? सर ग्रोथ कब तक होती है? ग्रोथ सारी जिंदगी चलेगी, मतलब कि 13 मोल्टिंग तक। अच्छा। हर मोल्ट के बाद कॉकरोच थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। सर आपने क्या नाम बोला कॉर्पोरा के बाद? कार्डियाका, CARDICA। ओके सर। किसी और को कोई और डाउट? चलिए फिर कोई आप लोगों का डाउट नहीं है कोई स्पेसिफिक, तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेस क्लास। सी इन द नेक्स्ट क्लास।